नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम योगी बैठक करेंगे। दोपहर 3:30 बजे बिजली व्यवस्था को लेकर वर्चुअल मीटिंग होगी। सभी कमिश्नर, एडीजी, सतर्कता, डीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। यूपीपीसीएल के सभी डिस्कॉम के एमडी, चीफ भी वर्चुअली जुड़ेंगे। बिजली आपूर्ति और चोरी, गलत मीटर रीडिंग पर होगी चर्चा। मुख्य सचिव आरके तिवारी और एसीएस ऊर्जा भी रहेंगे मौजूद। तो बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बैठक करेंगे, लेकिन ये बैठक वर्चुअली होगी। वर्चुअली इस बैठक में बातचीत किया जाएगा। वर्चुअली ही इस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे बिजली व्यवस्था को लेकर, जिसमें कि कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, डीएम भी मौजूद रहेंगे अलग अलग जिलों के। दोपहर 3:30 बजे बिजली व्यवस्था को लेकर वर्चुअल मीटिंग होगी। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बिजली व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसको लेकर 3:30 बजे वो मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में क्या खास होने वाला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, पिछले दिनों से लगातार खबरें आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत देश में तमाम जो जहां से बिजली आपूर्ति की जाती है, जहां पर उत्पन्न की जाती है, उन जगहों पर जो कोयले की आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। कोयले की कमी के चलते कहीं ना कहीं बिजली संकट आ सकता है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी तमाम राज्यों को आगाह किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार समेत तमाम अन्य राज्य हैं वो भी अपनी व्यवस्था करने में लगे हुए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम आला अधिकारी जुड़ेंगे, जिसमें मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश के आरके तिवारी वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव एसीएस ऊर्जा जुड़ेंगे, तमाम जो कमिश्नर्स हैं वो जुड़ेंगे, एडीजी सतर्कता हैं वो जुड़ेंगे। इसके अलावा तमाम जिलों के डीएम हैं वो सभी डिस्कॉम के एमडी, चीफ जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो सरकारी अमला जुड़ रहा तो कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी। हालांकि इस बैठक में जो बिजली चोरी होती है, बिजली आपूर्ति होती है, साथ ही गलत मीटर रीडिंग, उपभोक्ता की शिकायत होती है जिनकी सुनवाई नहीं होती है, साथ ही जो कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचते, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन मुख्य मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बिजली आपूर्ति बाधित ना हो, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जो पूर्वांचल के क्षेत्र, सोनभद्र आसपास के क्षेत्र जहां से कोयला की आपूर्ति हो सकती है, वहां आपूर्ति बढ़ाई जाए, जिससे बिजली संकट उत्तर प्रदेश में ना उत्पन्न होने पाए। हालांकि लगातार शिकायतें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कि बिजली कटौती बढ़ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि त्योहार का मौसम है, नवरात्र चल रहे, इसका दशहरा है, दिवाली है, इन मौकों पर बिजली संकट आए। इससे पहले भी देखा गया कि मुख्यमंत्री ने जब कोई त्योहार होता, चाहे दिवाली, होली, ईद हो, तो तमाम जो आलाधिकारी होते हैं उनको सीधे तौर पर निर्देशित करते हैं कि जिले के अंदर किसी भी जगह पर रात्रि में बिजली कटौती ना होने पाए, आपूर्ति बाधित ना होना पाए। निश्चित तौर पर उसको जिम्मेदारी भी तय की जाती है। ऐसे में फिर एक बार मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं। त्योहार के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण बैठक है। इसके अलावा आपूर्ति को लेकर के जो बिजली उत्पादन को लेकर के भी महत्वपूर्ण बैठक है आज जी। लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि आखिर ये बैठक कितनी ज्यादा सफल होती है। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें, आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 44 पैसे तो डीजल 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 110 तो डीजल 101। नोएडा में पेट्रोल 101 तो डीजल 93 रुपए प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 93.57 रुपए प्रति लीटर। 10 दिनों में डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 दिनों में पेट्रोल 2 रुपए महंगा हुआ है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और अब महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी भी आवाज उठा रहे हैं। इन सब के बीच पेट्रोल और डीजल के रेट एक बार फिर बढ़े हैं। आज फिर से बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम और कुछ जगहों पर तो पेट्रोल 100 के पार है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार है, यानी 104 है और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर। जी बहुत परेशानी है जी, बड़ा नुकसान है जी। हमारा धंधा तो उतना ही है, रेट उतना ही है हमारा काम करने का। डीजल जी दिन पे दिन बढ़ रहा है। क्या दिक्कत होती है आपको? पैसे बढ़े जा रहे हैं, क्या आम आदमी को परेशानी? जी आम आदमी को परेशानी क्यों नहीं है जी, बहुत परेशानी है हमें। सरकार को यही कहना चाहते हैं सर, जैसे आप डीजल पे बढ़ाते हो तो हमारा भी कुछ
वो होना चाहिए। डीजल पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बढ़ने की। यहाँ थोड़ी बढ़ रहा है, सारा बढ़ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है आम आदमी को, जैसे लगातार पेट्रोल आम आदमी को तो पड़े है फर्क। पैसे दिन भर कमाएगा, फिर पेट्रोल में खर्च कर देगा इतने। ये बताओ। अपना नाम बताना। अनिकेत है मेरा नाम। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन भर दिन। इसको ठीक करना चाहिए मोदी सरकार को। बस पेट्रोल पे बढ़ तो रहे हैं। अब नई गवर्नमेंट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसमें उनकी पॉलिसीज हैं, कुछ सब्सिडी हटा दी है, इस वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है आम आदमी की? आम आदमी को था देखो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि महंगा होता जा रहा है दिन ब दिन पेट्रोल, बट आई थिंक देश की इकोनॉमी के लिए जो पहले सब्सिडीज वगैरह सरकार देती थी पेट्रोल पे, इसलिए रेट कम था, अब बढ़ रहा है क्योंकि सब्सिडीज हटा दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी टीम। वीडियो वायरल होने के बाद हुआ था एसआईटी का गठन। सरकारी आवास में धर्मांतरण सभाओं का है आरोप इफ्तिखारुद्दीन पर कि सभा को बुलाते थे, सभा के बीच में मौजूद होकर वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कहते थे कि धर्म परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा इफ्तिखारुद्दीन का कहना था। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आज रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। आज शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम। एसआईटी को आपको बता दें 65 वीडियो ऐसे मिले थे जिसमें इफ्तिखारुद्दीन कहते नजर आ रहे थे लोगों को कि अपना धर्म बदलिए। इतना ही नहीं, जो किताबें उन्होंने दी है लोगों को, उनमें भी धर्मांतरण को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इफ्तिखारुद्दीन जो है वो कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं, और ऐसे में पहले ही ये कहा जा रहा था कानपुर में जितने भी पुलिस के तमाम अधिकारी थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कुछ समय पहले कि इफ्तिखारुद्दीन को इस बात से बड़ा ऐतराज होता था जब कोई पूजा करता था या फिर मूर्ति पर माला चढ़ाता था। इन सारी चीजों को लेकर वो अलग ही बातें कहा करते थे, लेकिन अब एसआईटी की तरफ से जांच लगातार जारी थी और आज एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, जिस तरीके से इफ्तिखारुद्दीन के वीडियोस कुछ समय पहले वायरल हुए थे, लगभग 65 वीडियो एसआईटी के हाथ लगे हैं, जिनमें कि ये देखा जा सकता है कि इफ्तिखारुद्दीन लोगों को ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण बहुत बड़ी चीज नहीं है, धर्मांतरण आप कर सकते हैं। इसके साथ ही किताबों को लेकर भी वो कहते नजर आ रहे हैं, जो किताब वो लोगों को दिया करते थे जिसमें धर्मांतरण को लेकर कुछ बातें लिखी रहती थी। आज ये तमाम रिपोर्ट जो है एसआईटी सौंपेगी। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का जो वीडियो वायरल हुआ था एक सरकारी आवास का वीडियो था, जिसमें वो तमाम लोगों को दलील दे रहे हैं कि किस तरह से उनका धर्म सर्वोपरि है, किस तरह से अन्य धर्मों को छोड़कर उनके धर्म को शामिल होना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा एक पहला वीडियो वायरल होता है, उसके बाद लगातार वीडियो वायरल होते हैं। लगभग 65 ऐसे वीडियो हैं जो खुद उनकी आईएएस की रजामंदी से बनवाए गए थे और लोगों को, जो उनके समर्थक थे, उनको उन तक भेजे गए थे, जिससे कहीं ना कहीं लोग हैं वो एक धर्म विशेष की ओर आकर्षित होने। इसके बाद जब काफी हल्ला हुआ तो जांच के आदेश दिए गए, एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने अपनी बाकायदा जांच की, इससे पूछताछ की गई। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह था कि जो भी वीडियोस बनाए गए उसमें ज्यादातर वीडियोस जो हैं वो सरकारी आवास के हैं, जबकि एक गाइडलाइन होती है सरकारी नौकरी की। आईएएस अगर कैटेगरी के आप अधिकारी हैं तो निश्चित तौर पर उसके लिए विशेष जो गाइडलाइन दी जाती है कि आप तमाम ऐसे काम होते हैं जो चाह के भी आप नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के एसआईटी जांच कर रही थी। एसआईटी के सामने आईएएस पेश भी हुए थे और वहां पर अपनी बात भी रखी थी, उनसे सवाल जवाब भी किए थे। और आज संभवतः ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि जो एसआईटी की टीम है वो शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। निश्चित तौर पर इसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाला होगा। बिल्कुल, वो देखने वाली बात होगी। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राम जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राम जी, आज शासन को एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी इफ्तिखारुद्दीन मामले को लेकर।
कानपुर में कमिश्नर रह चुके हैं इफ्तिखारुद्दीन, और उस वक्त ही कहा जाता था कि बहुत सारे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, जब ये मामला उजागर हुआ तो बहुत लोगों से पूछताछ हुई, थाने में जो लोग काम करते थे उनसे जब बातचीत किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि इफ्तिखारुद्दीन को बड़ा एतराज होता था जब कोई भी पूजा करता था या फिर जब कोई मूर्ति पर माला चढ़ाता था, तो वो पहले से ही इस चीज को लेकर विरोध जताते आए हैं। तो ऐसे में आज कानपुर में भी क्या कुछ लोगों से पूछताछ होगी? मैं आपको बता हुआ था उसमें जो धर्मांतरण की बात की है, पूरे मामले में जब एसआईटी ने अपनी जांच शुरू करी है, उस जांच में उस आवास पहुंचे मंडलायुक्त थे, जो जब यहाँ पर पूर्व मंडलायुक्त थे तो उस वक्त वहाँ पर जो भी प्रतिक्रिया होती थी उसको लेकर के वहाँ के कर्मचारी, जो पूर्व कर्मचारी थे, जो हाल में कर्मचारी हैं, इस तरह उनसे बात की गई तो उन सभी ने अपने बयान दर्ज कराए थे। उस बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इफ्तिखारुद्दीन को बहुत ज्यादा ऐतराज था, उनको दिक्कत होती थी कि पूजा पाठ ना हो, किसी की मूर्ति पर माला न चढ़ाया जाए। इस बात को लेकर वो सख्त हिदायत देते थे, वो साफ तौर पर मना करता, और यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता था उनको लगातार जांच पड़ती थी और मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। इस पूरे मामले में बयान दर्ज हो गए, बयान दर्ज होने के बाद लगातार इफ्तिखारुद्दीन के बयान लेने की बात की जा रही थी, लेकिन वो लगातार एसआईटी से बच रहे थे, उनके सामने नहीं आए थे। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद जब इफ्तिखारुद्दीन सामने आए, उनसे एसआईटी के सवाल करे, उस सवालों के जवाब में वो पूरा फंस गए। वो लगातार ये कहते धर्मांतरण वो नहीं करा रहे थे सिर्फ, लेकिन उनके एसआईटी कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों पर वो फंस गए, क्योंकि उन्होंने पुस्तक जो धर्म शुद्ध उपासना की जो बुक थी, उसके बाद जब पूछताछ की है तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ वो बुक उन्होंने छपवाई है, लेकिन उन्होंने ये बताने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो बुक उन्होंने कहाँ छपाई है, लेकिन उसको बारे में भी पूरी तरीके एसआईटी जांच करी। लेकिन इस पूरे मामले की जो एसआईटी की जांच है वो पूरी हो चुकी है और आज शासन को वो रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। इसके बाद इफ्तिखारुद्दीन पर जो कार्रवाई है वो विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उन पर और भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होने की बात एसआईटी कह रही है। लेकिन रिपोर्ट जो आज सौंपी जाएगी उससे शासन क्या फैसला लेता, शासन इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, यह रिपोर्ट सौंपने के बाद ही साफ हो सकेगा। जी चलिए राम जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 12 वरिष्ठ आईपीएस की तैनाती, 20 आईपीएस अफसरों को पश्चिम के 13 जिलों में तैनात किया गया है। बरेली, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, शामली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर में विशेष तैनाती की गई है। तो लगभग 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। बरेली, मेरठ, बहराइच, गाजियाबाद, शामली, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से मौन व्रत रखा जाएगा राजभवनों के बाहर, इसके अलावा जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर रखा जाएगा। ये भी एक वजह है कि इसको देखते हुए ही आज सिक्योरिटी जो है वो टाइट है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 आईपीएस अफसरों को की तैनाती होगी, जिनमें से कि मेरठ, बहराइच, बरेली, गाजियाबाद ये वो जिले हैं जहां पर पुलिस की तैनाती होगी। शामली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में भी तैनाती होगी। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 आईपीएस अफसरों की तैनाती होगी। अवनीश विद्यार्थी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश विद्यार्थी, 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 आईपीएस अफसरों की तैनाती की जाएगी। अलग अलग जिलों में अलग अलग आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, लेकिन इन ऑफिसर्स को तैनात करने के पीछे का मकसद क्या है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? सरकार ने 2-3 प्रमुख निर्णय लिए, खासतौर पर लखीमपुर खीरी घटना और किसान आंदोलन दोनों के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के उत्तर प्रदेश के इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि 18 तारीख तक सभी पुलिस कर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी जाएं। इसके अलावा आईपीएस अधिकारियों को प्रभारी के तौर पर इन जिलों में तैनात किया गया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी अकेले लखीमपुर खीरी जनपद में तैनात किए गए हैं, बल्कि लगभग 1.5-2 दर्जन के आसपास जो अधिकारी हैं उनको अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है। कोशिश की गई है कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ जूनियर अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए और ऐसे अधिकारी जो अनुभवी हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में उनका कार्यकाल रहा है, किसानों पर उनकी अच्छी पकड़ है, ऐसे अधिकारियों को इसमें चुना गया है। और इसी माध्यम से कोशिश यही है सरकार की कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उसको नियंत्रित रखा जाए और इसीलिए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छतारी थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। पुलिस पर ई रिक्शा चालक को पीटने का आरोप है। इलाज के दौरान अलीगढ़ के अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए हैं। पंडावल चौकी के पुलिसकर्मियों पर पीटने का आरोप है। ग्रामीणों में भी पुलिसकर्मियों को लेकर भारी आक्रोश है। तो वहीं नोएडा में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों से नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि एक बदमाश कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश को कब्जे से लूटे हुए 9 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई है। बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तो तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है इन बदमाशों के पास से। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की पुलिस मुठभेड़ हुई है। बदमाशों से लूट कर बदमाश फरार हो रहे थे। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को, एक बदमाश सातिर बदमाश जो है वो घायल हुआ है, दूसरा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए किस तरीके से ये पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी देखने को लगी है। जो मौके से देखा जा रहा है कि जो लुटेरे हैं इनके पास से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये इसी पल्सर बाइक पर बदमाश थे और जिसके बाद नोएडा सेक्टर 62 में ये मुठभेड़ हुई और पुलिस ने बड़ी घेराबंदी कर इन बदमाशों को पकड़ा है, जिनमें एक बदमाश जो है पुलिस की गोली से घायल हुआ। हमारे साथ हैं एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह। सर, किस तरीके से पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है? देखिए, हम लोग का कमिटमेंट है कि हम लोग स्ट्रिक्ट क्राइम नहीं होने देंगे और अगर किसी ने कर दिया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को इस तरह की जानकारी मिली कि एक गैंग बहुत एक्टिव है इधर और काफी दिनों से इधर स्ट्राइक कर रहा है, खास करके हमारे और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।